हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए भारतीय संविधान की क्लास में संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। तो पहले आइए एक पॉइंट को लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। तो मेरे साथियों, यदि कभी प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया था, तो किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, लिखिएगा भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 थी। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो क्या बताएंगे? 389। और किस योजना के तहत गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। मेरे साथियों, इन 389 सदस्यों में से कुछ सदस्यों का निर्वाचन हुआ था और कुछ सदस्यों को मनोनीत किया गया था। तो आइए यह देखने का प्रयास करते हैं कि कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ था और कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया था। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट। मेरे साथियों, इन 389 सदस्यों में से आपका 296 जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन हुआ था। तो 296 सदस्यों का क्या हुआ था? निर्वाचन। 389 में से 296 यदि निकाल देते हैं तो कितना बचेगा? 93। मेरे साथियों, 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। तो यदि पूछे कोई कि यह बताइए कि 389 सदस्यों में से कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, तो 296। और कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया था, तो क्या बताएंगे? 93। कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया था? तो 93। मेरे साथियों, इन 296 सदस्यों में से 292 सदस्यों का निर्वाचन 11 ब्रिटिश प्रांतों से हुआ था, जबकि 4 सदस्यों का निर्वाचन 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों से हुआ था। और 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों में दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान थे। तो आइए इस पहले 2 पॉइंट को लिखते हैं। कैसे निर्वाचन हुआ था, तो लिखिएगा 292 सदस्यों का 292 सदस्यों का निर्वाचन 292 सदस्यों का निर्वाचन 11 ब्रिटिश प्रांतों में हुआ था। ठीक है। तो 296 में से यदि 292 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा? 4 बचेगा।
तो जो 4 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वह कहाँ से हुआ था? ब्रिटिश कमिश्नरियों से। ठीक है, जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे तो कई कमिश्नरियाँ थे, उनमें से 4 कमिश्नरियों में से 4 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। लेकिन जिस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय कितने प्रांत थे भारत में? 11। ठीक है, और 11 प्रांतों से कितने सदस्य चुन के आए थे? 292 सदस्य चुन के आए थे। आइए पहले इसको लिखते हैं। 4 सदस्यों का निर्वाचन 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से हुआ था। कई बार पूछ लेता है कि 4 ब्रिटिश कमिश्नरी कौन कौन से थे, तो लिख लीजिएगा। पहला दिल्ली, पहला कौन सा था? दिल्ली। दूसरा लिखिएगा अजमेर, या इसी को बोलते हैं अजमेर, आगे जोड़ लीजिएगा मेरवाड़ा। तीसरा लिखिएगा कुर्ग पड़ता है आपका कर्नाटक में, अजमेर पड़ता है आपका राजस्थान में। चौथा लिखिएगा बलूचिस्तान। ये 4 क्या थे? ब्रिटिश कमिश्नरियाँ थे। आज के दौर में इन्हीं ब्रिटिश कमिश्नरियों को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो 296 सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था उनमें से 292 सदस्यों का निर्वाचन 11 ब्रिटिश प्रांतों से हुआ था, जबकि 4 सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों से हुआ था, जिसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान था। अब देखते हैं कि 93 जो सदस्यों को मनोनीत किया गया था यह कहाँ से किया गया था। तो मेरे साथियों, यह 93 सदस्यों का जो मनोनयन किया गया था यह देशी रियासतों से किया गया था। ठीक है, भारत में उस समय देशी रियासतों की संख्या 552 या 565 बताया जाता है किताबों में। तो कई ऐसे देशी रियासत थे जो संविधान सभा में भाग लिए और कई ऐसे देशी रियासत थे जो संविधान सभा में भाग नहीं लिए। ठीक है, तो यह जो 93 सदस्यों का जो मनोनयन किया गया था या मनोनीत किया गया था यह कहाँ से किया गया था? देशी रियासत थे। और देशी रियासत का मतलब राजाओं का वहाँ पे शासन चलता था। ठीक है, तो जो राजा थे वो कहें कि भाई देखो, यह भारी भरकम चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, हो सकता है कि मैं चुनाव लड़ूं और हार जाऊं तो बगल वाला राजा चिढ़ाएगा, ये राजा बनता था हार गया है। इसलिए यदि आप हमें संविधान सभा में शामिल करना चाहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से शामिल करिए, बट हमें चुनाव नहीं, हमें चुनाव के लफड़े में नहीं पड़ना है। ठीक है, इसलिए इनका क्या किया गया? मनोनीत किया गया, इन्हें मनोनयन किया गया। तो लिख लीजिएगा, सीधे डायरेक्ट चुन लिया गया। तो लिखिएगा 93 सदस्यों को मनोनीत देशी रियासत से किया गया। ठीक है, तो देख लिए कि 389 सदस्यों में से कितने लोग निर्वाचित हुए थे और कितने लोग मनोनीत हुए थे। मेरे साथियों, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। तो पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं तब समझाते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो आप समझ ही जाएंगे कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता होगा, लेकिन मेरे साथियों
चुनाव दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें जनता भाग लेती है, जैसे पंचायत का चुनाव, जैसे ग्राम प्रधान या प्रधान, मुखिया, सरपंच, आपके यहाँ जो भी बोला जाता है उसमें आप भाग लेते हैं, वोट देते हैं। विधानसभा या उसी को बोलते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव, उसमें भी आप वोट देते हैं। लोकसभा या प्रधानमंत्री का चुनाव, इसमें भी जनता भाग लेती है। तो ऐसे चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं? तो जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति भाग लेता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण है। इसमें जनता भाग नहीं लेती है। प्रधानमंत्री के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति भाग लेता है। जैसे विधानसभा के सदस्य चुनते तो हम हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य वोट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। लोकसभा के जितने आपके सदस्य हैं, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, उनको चुनाव कौन करता है? चुनता कौन है? जनता चुनती है। और वह किसको चुनता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को चुनता है, वोट देता है। इसे ही क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। मेरे साथियों, तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष। तो इसमें जनता भाग नहीं ली थी। तो कौन दिया था वोट? किसको हम चुने थे और वह जाके इनको चुना था? तो मेरे साथियों, हम चुने थे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किनको वोट दिया? संविधान सभा के सदस्यों को। यह हमारा 5वां पॉइंट बन जाएगा। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा, संविधान सभा के चुनाव में प्रांतीय विधानसभा के सदस्य वोट किए थे या वोट दिए थे। आइए यह 2 पॉइंट को मेरे साथियों एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। छोटा सा ग्राफ बना लीजिएगा, वह आपके लाइफ टाइम जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे यह है जनता, यह है जनता। जनता वोट किसको की? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य को, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य को वोट की। ठीक है, विधानसभा के सदस्य, सही से लिख लीजिएगा। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य किसको वोट दिए? संविधान सभा के सदस्य को। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, जनता वोट किसको दी? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य को। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य किसको वोट दिए? तो संविधान सभा के सदस्य को। ऐसे हो गया। जनता जिसको चुनती है उसको बोलते हैं, जो सीधे वोट देती है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। तो जनता किसको चुनी? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को। तो प्रांतीय विधानसभा का सदस्य का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसमें जनता भाग लेती है। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य किसको वोट दिए? संविधान सभा के सदस्य को। तो इनका चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी हम अप्रत्यक्ष चुनाव में हम कह सकते हैं कि जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति जब किसी और को वोट देता है तो वैसे चुनाव को कैसा चुनाव बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरे साथियों,
संविधान सभा के जो सीटों का आवंटन किया गया था वह जनसंख्या के आधार पर किया गया था। जैसे वर्तमान में भी किसी भी विधानसभा का या लोकसभा का सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर हुआ है और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के पास है। इसलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या अधिक है, राज्यसभा की सीटों की संख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसकी भी सीटों की संख्या अधिक है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 403। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80। 80 से ऊपर किसी भी राज्य का सीटों की संख्या नहीं है। सबसे टॉप पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है और किसी का यह नहीं है कि 31 के बाद 32 है, 33 है, 34 है। क्यों नहीं है 31, 32, 33? इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि किसी भी राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य के अपेक्षा जनसंख्या कम है, इसीलिए किसी भी राज्य का राज्यसभा की सीटों की संख्या 32, 33, 34 नहीं है, या लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है तो 81, 82, 83 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनसंख्या राज्यों का कम है, उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जितने भी चुनाव होते हैं वहाँ पे उनकी सीटों की संख्या भी अधिक है। मेरे साथियों, जो संविधान सभा का एक सदस्य था वह सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता था। एक व्यक्ति कितने लोगों की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता था? 10 लाख पर। ठीक है, यह कई बार प्रश्न बना है कि संविधान सभा का एक सदस्य कितने जनसंख्या के आधार पर चुना गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर चुना गया था। ठीक है, आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 6वां पॉइंट लिखिएगा। संविधान सभा के सीटों का आवंटन यानी बंटवारा, आवंटन प्रांतों, कहाँ पे किया गया था? प्रांतों में। और कहाँ किया गया? ब्रिटिश कमिश्नरी और देसी रियासतों में, रियासतों में जनसंख्या के आधार पर किया गया। ठीक है, हो सकता है कि नीचे ना दिख रहा होगा, ऊपर लिख रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर किया गया। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को या सदस्य को, चुना या चुनाव, जो भी आपको याद हो जा शब्द लिख सकते हैं, चुना या चुनाव किया गया था। या ऐसे लिख लीजिएगा, किया नहीं होगा, चुना गया था। आप सेंटेंस बना लीजिएगा, चुना के साथ गया था, इसके साथ कुछ और होगा। मेरे साथियों, यह शब्द बहुत बार पूछा गया है। यह लाइन, सामान्यतः कितने लोगों की जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि या एक सदस्य को चुना गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। यह कई बार पूछा गया है, इसको क्या कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो संविधान सभा का एक सदस्य कितने लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। और दूसरी चीज़ यह भी याद कर लीजिएगा
कि जो संविधान सभा का सीटों का आवंटन किया गया था वह किस आधार पर किया गया था, तो जनसंख्या के आधार पर। और वर्तमान में भी किसी भी विधानसभा, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, इनका सीटों का आवंटन कैसे होता है, तो जनसंख्या के आधार पर ही होता है। तो विधानसभा के कोई भी उस समय भी संविधान सभा का भी सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता था, वर्तमान में भी सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरे साथियों, जिस समय संविधान सभा का चुनाव हो रहा था उस समय मतदाता के केवल 3 वर्ग थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस समय संविधान सभा का चुनाव हो रहा था उस समय मतदाता के कितने वर्ग थे? 3 वर्ग थे। पहले वर्ग का नाम है मुस्लिम वर्ग, दूसरे का नाम है सिख वर्ग और तीसरे का नाम है अन्य। यहाँ से प्रश्न बनेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। पीसीएस वाले लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्लास इतना ज़बरदस्त है कि जब तक यह नहीं पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन कैसे होता है, कितने लोग क्या बैठते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको बस याद कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब सोचिए कि जनसंख्या की सीटों का आवंटन किया गया था, यह जाने हैं, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व को चुना गया था, यह जाने हैं। अब मतदाता वर्ग का क्या मतलब है? क्या इसमें हम शामिल थे कि नहीं शामिल थे? 3 वर्ग में क्या हम थे, आप थे? कौन था इसमें 3 वर्ग, और क्यों 3 ही वर्ग में बांटा गया था? इसके पीछे एक लॉजिक है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारा 7वां पॉइंट है, लिखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के समय मतदाता के केवल 3 वर्ग थे। केवल 3 वर्ग थे। 3 वर्ग कौन कौन से थे वह देख लीजिए। पहले थे मुस्लिम वर्ग, दूसरा था सिख वर्ग, और तीसरे थे मेरे साथियों अन्य। कौन थे? अन्य। इन्हीं को बोलते थे साधारण, इन्हीं को बोलते थे सामान्य। या करके लिख लीजिएगा, सामान्य। अब इसमें एक कंडीशन था, पहले इस लेटर को पढ़ लीजिए, फिर कंडीशन बता रहा हूं मेरे भाई। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के समय मतदाता के केवल कितने वर्ग थे? 3 वर्ग थे। यह इंपॉर्टेंट है, इसको घेरा बना लीजिएगा, ठीक है। अब यही 3 वर्ग क्या करेंगे? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, यानी इनका चुनाव करेंगे। अब इनके चुनाव में वोट कैसे पड़ता था, क्या था प्रावधान, यहां से समझ में आएगा। मतदाता के कितने वर्ग थे? 3। मुस्लिम वर्ग पहला था, दूसरे थे सिख और तीसरे थे अन्य। मुस्लिम वर्ग के लोगों को, मुस्लिम सदस्यों को वोट देने का अधिकार था। तो लिख लीजिएगा, पहले ये पॉइंट लिखिए तब समझा रहे हैं। लिखिएगा, मुस्लिम जनता को या लोगों को कर सकते हैं, जनता को केवल मुस्लिम सदस्य को वोट देने का अधिकार था, यानी या किसी और को वोट नहीं दे सकते हैं। यानी मान लीजिए आप हिंदू हैं तो यह हिंदुओं को वोट नहीं दे सकते हैं, आप सिख हैं तो सिख को वोट नहीं देंगे, ईसाई हैं तो ईसाई को वोट नहीं देंगे, ठीक है। यह प्रणाली क्या कहलाता है यह बताऊंगा। यहाँ पे बहुत मोस्टली प्रश्न बन जाता है मेरे साथियों। लेकिन उस समय का कंडीशन यही था कि जो मुस्लिम वर्ग की जनता थी वह केवल मुस्लिम समुदाय के या सदस्य को ही वोट देगी। जो भी चुनाव में खड़े होंगे उन्हीं को वोट करेगी और किसी को नहीं कर सकती है। वैसे ही सिख वर्ग में था, सिख वर्ग की जनता सिख
सदस्य को ही वोट देगी। तो यह भी लिख लीजिएगा, सिख जनता, सिख सदस्य को, जो भी चुनाव में खड़ा होगा, सिख सदस्य को ही वोट करेगी, वोट देगी। और अन्य में यह था कि यह किसी को भी दे सकती है, यह किसी को भी वोट कर सकते थे। यहाँ पे समझिए, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के समय मेरे साथियों, हो सकता है कि मैं नहीं दिख रहा हूँगा, ठीक है, अब इधर से दिखूंगा। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के समय मतदाता के केवल कितने वर्ग थे? 3। पहले थे मुस्लिम जनता केवल मुस्लिम सदस्यों को ही वोट दे सकती है। दूसरा था सिख वर्ग, सिख जनता केवल सिख सदस्यों को ही वोट दे सकती है। तीसरा था अन्य, या साधारण या सामान्य, यह किसी को भी वोट दे सकते हैं। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आप यादव हैं, आप मौर्य हैं, आप या जो भी किसी कास्ट के हों, ठीक है, आप हिंदू हैं, ठीक है, तो हिंदू सदस्य के अलावा आप सिख को भी दे सकते हैं, आप मुस्लिम को भी वोट दे सकते थे। लेकिन मुस्लिम व्यक्ति हिंदू को वोट नहीं दे सकता था, मुस्लिम व्यक्ति सिख को वोट नहीं दे सकता था, मुस्लिम व्यक्ति ईसाई को वोट नहीं दे सकता था, सिख व्यक्ति मुस्लिम को वोट नहीं दे सकता था, सिख व्यक्ति हिंदू को वोट नहीं दे सकता था, सिख व्यक्ति जैनियों को वोट नहीं दे सकता था। क्यों नहीं दे सकता था? इसके पीछे लॉजिक यह है मेरे साथियों, क्योंकि इस समय और या इस पद्धति को हम बोलते हैं पृथक निर्वाचक प्रणाली। क्या बोलते हैं? पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस प्रणाली को बोलते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस प्रणाली में कहा जाता है कि जो भी वर्ग होंगे उसी वर्ग में से एक सदस्य खड़ा होगा और उसकी जनता, जिस उस वर्ग का ही में जो जितनी जनता उस वर्ग में रहेगी उसको ही वोट करेगी। यानी मुस्लिम वर्ग से जितने भी सदस्य खड़े होंगे, ठीक है, मुस्लिम वर्ग की सभी जनता उसी सदस्य को ही वोट करेगी। सिख वर्ग के जितने भी सदस्य खड़े होंगे चुनाव में, सिख वर्ग की सभी जनता उसी सदस्य को ही वोट करेगी। और जो अन्य में आ गए वह किसी को भी कर सकते हैं, और ऐसे प्रणाली को बोलते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो मेरे साथियों, संविधान सभा के चुनाव के समय कौन सी प्रणाली लागू थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली। लेकिन वर्तमान में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली पर आधारित है। यानी वर्तमान में जो चुनाव होता है संयुक्त प्रणाली पर आधारित संयुक्त निर्वाचन प्रणाली पर आधारित है। यानी मुस्लिम व्यक्ति हिंदू, सिख, जैन, ईसाई किसी को भी वोट दे सकता है, हिंदू व्यक्ति किसी को वोट दे सकता है। आज यह नहीं है कि मुस्लिम खड़ा होगा तो केवल मुस्लिम को ही वोट देगा, ऐसा नहीं है। और ऐसे प्रणाली को बोलते हैं संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा। संविधान सभा का चुनाव पृथक निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था। वर्तमान में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू है। मेरे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने से पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। मेरे साथियों, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था।
यानी कहने का मतलब यह है कि जिस समय संविधान सभा का चुनाव हुआ उस समय कोई एज लिमिट या कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं बना था कि इतने उम्र का व्यक्ति जाके वोट देगा या इस प्रकार का व्यक्ति वोट देगा। इसलिए कई बार प्रश्न बन जाता है कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था, वयस्क मताधिकार पर हुआ था या वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। तो मेरे साथियों, संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। आइए इसे लिख लेते हैं। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। और आज कहा जाता है कि 18 वर्ष पूरा होने के बाद व्यक्ति वोट कर सकता है। लेकिन जिस समय संविधान सभा का चुनाव हो रहा था उस समय ऐसा कुछ नियम रूल नहीं था। मेरे साथियों, संविधान सभा के चुनाव के समय केवल 10 से 14% लोगों ने ही वोट किए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वोट देने के लिए शिक्षा का होना जरूरी था, संपत्ति का होना जरूरी था और टैक्स का जैसे शर्त लगाए गए थे। यानी जो व्यक्ति शिक्षित था, जो व्यक्ति के पास धन था या जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर देता था वही व्यक्ति क्या कर सकता था, वोट कर सकता था। और यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आपका लागू था। तो आइए इसे लिख लेते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा समझा दे रहे हैं। पहले पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिएगा, संविधान सभा के चुनाव के समय कुल 10 से 14% जनता ने ही वोट दिए थे क्योंकि वोट या मतदान करने के लिए दूसरा पेन यूज करके आप भी लिख लीजिएगा। शिक्षा क्या चाहिए, एजुकेशन, शिक्षा, संपत्ति और कर यानी टैक्स का शर्त लगाया गया था, शर्त लगाया गया था। और यह शर्त किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो लिख लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यानी 1935 के तहत यह शर्त लगाया गया था कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में वोट वही करेगा जिसके पास शिक्षा होगा। यानी अनपढ़ व्यक्ति संविधान सभा में कैसे सदस्य चुन के जाने चाहिए, अनपढ़ व्यक्ति क्या जानता है, या जो कुछ जानता ही नहीं पागल व्यक्ति क्या जानता है। तो ऐसे व्यक्ति यदि वोट देता है तो उसका मतलब कोई नहीं निकलेगा। इसीलिए इस समय कुछ नियम बना दिए गए थे, शर्त लगा दिया गया था
कि जिसके पास शिक्षा होगा, जिसके पास संपत्ति होगी अच्छी खासी, जिसके पास बहुत ज़्यादा कर देता होगा। अब कर तो गरीब व्यक्ति देगा नहीं, जो भी देगा अमीर व्यक्ति देगा, कर देगा, उसे ही वोट डालने का अधिकार होगा। और ये किस अधिनियम में कहा गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे साथियों। प्रारंभ में जो देसी रियासत थे वह संविधान में शामिल नहीं हो रहे थे। कह रहे थे कि मैं संविधान में शामिल नहीं होंगे, संविधान सभा में हमसे क्या मतलब है, आप लोग अपने लिए कानून बनाइए। लेकिन बाद में शामिल होने के लिए मान गए, कहें कि ठीक है हम शामिल होंगे, लेकिन वो कहें कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसलिए क्या किया गया कि उनका मनोनयन किया गया, यानी मनोनीत किया गया। तो कभी कभी यह पूछ देता है कि किस देसी रियासत से सबसे अधिक सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत किया गया था। तो मेरे साथियों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो क्या बताएंगे? मैसूर। मैसूर देसी रियासत से 7 प्रतिनिधियों का मनोनयन या मनोनीत किया गया था। और सबसे कम या प्रतिनिधित्व था ही नहीं उस देसी प्रांत का, तो हैदराबाद। आप हैदराबाद वाले तो जानते होंगे, लूसेंट में या किसी भी पुस्तक में ज़्यादा दिया रहता है, लेकिन मैसूर को थोड़ा सा आप निगलेक्ट कर देते होंगे। लेकिन हो सकता है कि प्रश्न पूछ दे कि किस देसी रियासत से सबसे अधिक विधानसभा में सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत किया गया था, तो किससे बताएंगे? मैसूर। और किस देसी रियासत से कोई भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद। और किस प्रांत से सबसे अधिक संविधान सभा में सदस्य थे, तो संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत को वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं। और संयुक्त प्रांत से मेरे साथियों संविधान सभा में 55 सदस्य थे। और सबसे कम प्रांतों में से किस किस प्रांतों का संविधान सभा में कम था, तो आपका असम से केवल 8 सदस्य थे। तो आइए ये जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा देसी रियासत से मैसूर से 7 प्रतिनिधि को मनोनयन या मनोनीत किया गया था। और यह प्रतिनिधित्व यह मनोनयन, थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो गया तो बढ़ाना पड़ रहा है, मनोनयन देसी रियासतों में सबसे अधिक थी। देसी रियासतों में सबसे अधिक थी। पहली सेंटेंस में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसलिए थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा है, अधिक थी। तो आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? बना के लिख लीजिएगा। देसी रियासतों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मैसूर से 7 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो बढ़ाना पड़ा है। अब पूछा जाएगा कि किस देसी रियासत से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो क्या बताएंगे? हैदराबाद। तो लिख लीजिएगा चौथा पॉइंट, लिखिएगा देसी रियासतों में हैदराबाद से कोई भी
प्रतिनिधि या सदस्य, प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं? सदस्य या सदस्य, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यह कई बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि किस देशी रियासत से कोई भी सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो इसको आप सर्किल बना लीजिएगा या कैसे भी करके याद कर लीजिएगा कि हैदराबाद देशी रियासत से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। और किस प्रांत से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था? तो संयुक्त प्रांत से। और संयुक्त प्रांत से कितने थे? 55। और सबसे कम असम से। असम से कितने थे? 8 थे। तो लिख लीजिएगा। प्रांतों में सबसे अधिक संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य निर्वाचित हुए थे या मनोनीत नहीं हुए थे या निर्वाचित हुए थे। जबकि सबसे कम असम से 8 सदस्य, हो सकता है आपको दिखे ना, 8 सदस्य लिख लीजिएगा। 8 सदस्य निर्वाचित हुए थे। कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 8 सदस्य। अब किससे सबसे अधिक हुए थे? तो संयुक्त प्रांत से। कितने हुए थे? 55 हुए थे। और सबसे कम कहाँ से हुए थे? तो असम से हुए थे। असम से कितने हुए थे? 8 हुए थे। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। यह तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हैदराबाद वाला कई बार पूछा गया है। यह इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा यह पॉइंट को। ठीक है मेरे साथियों, जो संविधान सभा था उसमें एक व्यक्ति का जिक्र बार बार आता है और वह व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उनका चुनाव एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। वह पूर्वी बंगाल के जैसूर कुलना क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जैसे ही पाक विभाजन हुआ वैसे ही जैसूर कुलना क्षेत्र जहाँ से पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े थे वह पाकिस्तान का भाग बन गया। अब भाग तो जैसे ही बना, संविधान सभा के सदस्य आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। अब क्या हुआ कि वह उनका पद खाली हो गया क्योंकि वह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे वो किसी और देश में चला गया। अब वह सदस्य नहीं रहे संविधान सभा का। अब यह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। इसीलिए क्या किया गया कि बम्बई के एक पूना संसदीय क्षेत्र से सीट से M.R. जयकर साहब जी को त्यागपत्र दिलवाया गया और त्यागपत्र दिलवाकर उपचुनाव करवाया गया और उपचुनाव करवाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। तो ये कई बार पूछा गया है कि किसे निम्नलिखित में से किसे पूना संसदीय सीट से त्यागपत्र दिलवाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। तो M.R. जयकर। या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपसे कोई गहन अध्ययन करके पूछे तो यहाँ से यह प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ कैसे कैसे उनका चुनाव कैसे हुआ, कैसे संविधान में शामिल हुए। ठीक है, आइए लिख लेते हैं, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से
चुनाव लड़े, चुनाव लड़े, चुनाव लड़े, परंतु परंतु पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल पाक विभाजन के बाद, परंतु पूर्वी बंगाल पाक विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, हिस्सा बन गया, बन गया। अब जैसे ही पाकिस्तान का हिस्सा बना वैसे ही वह क्षेत्र हमारे में नहीं रहा, तो वहाँ के जितने भी सदस्य थे वह सभी क्या हो गए, अपने पद से खत्म हो गए। अब इसलिए इनको शामिल करना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में कैसे भी लाना था, इसलिए क्या किया गया, बम्बई के पूना संसदीय सीट से एम आर जयकर जी के सीट को खाली करवाया गया, वहां से चुनाव लड़ाया गया। तो लिखिएगा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लिखिएगा बम्बई, लिखिएगा बम्बई के पूना संसदीय, पूना संसदीय सीट से इनका नाम दूसरे पेन से लिखिएगा, कई बार पूछा गया है। देखिए एम आर जयकर, एम.आर. जयकर सीट से एम.आर. जयकर को त्याग पत्र दिलवाकर, को त्याग पत्र दिलवाकर, उपचुनाव करवाकर, उपचुनाव करवाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, सदस्य बनाया गया। एक दो पॉइंट और लिखेंगे अभी, तब देखेंगे और एक बार इस पे चर्चा भी करेंगे। मेरे साथियों, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था और उसमें कांग्रेस 208 सीट जीती थी, मुस्लिम लीग 73 सीट जीती थी और अन्य छोटे छोटे और निर्दलीय लोग कुल मिला के 15 आपके सीट जीते थे। तो आइए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, क्योंकि यह आपको तो कहेंगे कि सर जी इतना चुनाव पढ़ा दिए और कितने सीट जीते ये बताइए नहीं किए, तो अब लिख लीजिएगा यह पॉइंट। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, जबकि छोटे छोटे अन्य दल और निर्दलीय
यानी किसी पार्टी से चुनाव न लड़ा हो, निर्दलीयों को कुल 15 सीट प्राप्त हुआ, कुल 15 सीट प्राप्त हुआ। तो मेरे साथियों आइए इसको समझते हैं। जितना पढ़े हैं संविधान सभा का गठन और क्या पढ़ना था, निर्वाचन, अप्रत्यक्ष हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ पढ़ लिए हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका रिजल्ट यह रहा कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का क्या होता है, चुनाव तो हुआ, जिसमें कांग्रेस कितनी सीट जीतती है, 208 सीट। मुस्लिम लीग कितनी सीट जीतती है, आपका 73 सीट। जबकि छोटे छोटे और अन्य दल यानी निर्दलीय को कुल मिला के कितने सीट जीते, आपका 15 सीट जीते। इन्हीं 389 सदस्यों में से मेरे साथियों एससी का भाग, 389 सदस्यों में से 26 सदस्य एससी थे, एसटी से आपके 33 थे, और जबकि महिला सदस्यों की संख्या इसमें 15 थी। आइए एक पॉइंट बस और लिख लेते हैं, लिखिएगा। संविधान सभा में एससी, एसटी और महिलाओं की भागीदारी इस प्रकार है। अब देख लेते हैं एससी से कितने सदस्य थे, तो आपके 26, कितने थे, 26 थे। एसटी से कितने थे, तो 33 सदस्य थे। और महिला कितनी थी, यह प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15। लेकिन एससी भी जान लीजिए और एसटी, यह तो पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं भी पढ़ा हूँ तो आपको भी बता दिया हूँ कि संविधान सभा में एससी कितने सदस्य थे, 26, एसटी के सदस्य कितने थे, 33, और महिला सदस्य कितनी थी, 15। तो महिला जो सदस्य कौन कौन सी थी इसको तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। मेरे साथियों अब तो चुनाव हो गया, अब हम गठन करेंगे मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 का गठन कैसे होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों संविधान सभा के चुनाव के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रित किया, लेकिन इसका विरोध करते हुए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तौर पर मनाया था। तो इस पॉइंट को आइए पहले लिख लेते हैं, लिखिएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए अंतरिम सरकार के गठन हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया। मुस्लिम लीग, लिखिएगा, मुस्लिम लीग इसे अस्वीकार करते हुए 16 अगस्त, इसको दूसरे पेन से लिखिएगा आप भी, 16 अगस्त 1946 को, कब, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, के रूप में मनाया। मेरे साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। घटना क्या होता है कि जैसे ही संविधान सभा का चुनाव हो जाता है, उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आइए और अपने लिए अंतरिम सरकार का गठन करिए। लेकिन मुस्लिम लीग को भाव नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए मुस्लिम लीग क्या करती है कि इसका विरोध करती है और 16 अगस्त 1946 को क्या मनाती है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तौर पर मनाती है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और इस दिन मुस्लिम लीग पूरे भारत में दंगा फसाद की थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है मेरे साथियों कि 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग के बिना अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें सदस्यों की संख्या आपकी 12 होती है। तो यह हमारा दूसरा पॉइंट बन जाएगा, लिखिएगा। 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग के बिना अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या कुल संख्या 12 थी। कितनी थी? 12। और हमें बनाना था अंतरिम मंत्रिमंडल 14 का, लेकिन अभी 12 है, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता के बाद भी जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था वह 14, उसमें भी मंत्री थे और इसको भी 14 ही बनाना था। तो 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाना था, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया था। यह कब की बात है? 2 सितंबर 1946 को। इसके बाद क्या होता है मेरे साथियों कि 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। तो पहले इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, एकदम क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। 2 सितंबर के बाद क्या आएगा? 15 अक्टूबर। तो लिखिएगा 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। जो 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया था अंतरिम सरकार का, उसमें मुस्लिम लीग क्या हो गई? बिना मुस्लिम लीग का, मतलब मुस्लिम लीग कही कि हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होने के लिए क्या हो गई? सहमत हो जाती है। अब 26 अक्टूबर 1946 को मेरे साथियों मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को संविधान सभा में शामिल कर लिया जाता है, यानी अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। पहले से कितने थे? 12। 5 जुड़ जाएंगे तो कितने होंगे? 12 5 17। हमें बनाना कितना था? 14 बनाना था। इसलिए जो ये इसमें 12 थे, इनमें से 3 को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो 3 व्यक्तियों को निकाला गया था, जिसमें से शरद चंद्र बोस थे, ठीक है, सर सफाद अहमद थे, सैयद अली ज़हीर थे। तो यह 3 व्यक्ति को निकाला गया और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया। एक एक पॉइंट को एकदम लिखेंगे, बारीकी से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई पीसीएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, छोटे मोटे एसएससी की थोड़ी ना कर रहे हो आप, तो लिखो, ठीक है। ये पॉइंट किसी और एसएससी में एमटीएस में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो लिखिए,
लिखिएगा 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के लीग के 5 सदस्यों को शपथ दिलवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करने की वजह से कांग्रेस को की जगह पे के कर लीजिएगा। कांग्रेस के 3 सदस्य को निकालना पड़ा। अब 3 सदस्य कौन कौन से थे, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। पहले सदस्य का नाम लिखिएगा शरत चंद्र बोस। नेक्स्ट सर सफात अहमद। नेक्स्ट तीसरे सैयद अली ज़हीर। इनको क्या किया गया था, निकाला गया था। और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को किसे शामिल किया गया था, यह देख लीजिएगा। 5 सदस्य मुस्लिम लीग के ठीक है, कौन कौन से थे तो देखिए, पहले सदस्य थे, लिखिएगा अब्दुल रब निस्तार कर लीजिएगा, निस्तार। और यह क्या थे, डाक व वायु मंत्री थे। नेक्स्ट दूसरे मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे, गजनफर अली अहमद। और मेरे साथियों ये क्या बने थे, तो यह थे स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया था। तीसरे सदस्य थे आई चुंदरीगर। इन्हें क्या बनाया गया था, तो इन्हें बनाया गया था वाणिज्य मंत्री। नेक्स्ट इनको तो जानते होंगे आप, नाम सुने होंगे, लियाकत अली खान। इनको बनाया गया था वित्त मंत्री। एक और थे मुस्लिम लीग के सदस्य, नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। देखिएगा जोगेंद्र नाथ मंडल। और इन्हें बनाया गया था विधि मंत्री। 1947 में तो विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था, लेकिन यह बात कब की हो रही है, 1946 की। तो जो 12 आपके 14 मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उनमें से तो 5 यही थे। तो अब देख लेते हैं कि 9 सदस्य और कौन होंगे, तो एक हेडिंग बना लीजिएगा। 1946 में गठित
अंतरिम, अंतरिम का मतलब होता है अस्थाई, अंतरिम मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। अस्थाई का मतलब अंतरिम, अंतरिम होता है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अब 5 तो यही होंगे, और इसमें कितने सदस्य थे मेरे साथियों, ये मंत्रिमंडल जो था कितने सदस्यों का बना हुआ था, 14 सदस्यों का, 14 सदस्यों का, यह ध्यान में रखिएगा। 5 तो यहाँ से हो गए और 9 और देखना है, तो आइए एक एक मंत्रियों को देखते हैं। पहले लिखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे 1946 में, तो इन्हें बनाया गया था उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री, विदेश मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट दूसरे पे लिखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन्हें क्या बनाया गया था, तो इन्हें बनाया गया था गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री। और जब स्वतंत्रता के बाद भी गठित किया गया था उसमें भी यही मंत्री थे, मतलब सेम मंत्री बनाया गया था, सूचना गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री ही बनाया गया था 1947 में। नेक्स्ट लिखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बनाया गया था कृषि मंत्री, और जो 1946 में बनाया गया था 1947 में भी सेम मंत्री पद दिया गया था। नेक्स्ट चौथे पे लिखिएगा डॉक्टर जान मथाई, डॉक्टर जान मथाई, इन्हें बनाया गया था उद्योग मंत्री, और 1947 में इन्हें बनाया गया था रेलवे मंत्री। नेक्स्ट जगजीवन राम, जगजीवन राम, और 1947 में इन्हें बनाया गया था श्रम मंत्री, और 1946 में भी इन्हें बनाया क्या गया है, श्रम मंत्री भी बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट छठवां सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, 1947 में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो वहाँ पे रक्षा मंत्री बनाया गया था, और यहाँ पे भी इनको रक्षा मंत्री ही बनाया गया था। नेक्स्ट C.H. भाभा, C.H. भाभा, C.H. भाभा, यहाँ पे इनको बनाया गया था कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, एवं ऊर्जा मंत्री। नेक्स्ट आठवां आसफ अली थे, आसफ अली, इनको बनाया गया था रेलवे एवं परिवहन मंत्री, रेलवे एवं परिवहन मंत्री, और 1947 में डॉक्टर जान मथाई को बनाया गया था, इनको बनाया गया था रेलवे एवं परिवहन मंत्री। नेक्स्ट और लास्ट लिखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपाला गोपालाचारी, इन्हें क्या बनाया गया था, इन्हें बनाया गया था शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो मेरे साथियों जो 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था यह अस्थायी रूप से था, यह इसलिए बनाया गया था कि आप अपने लिए संविधान का तो निर्माण करना स्टार्ट करिए, इसीलिए यह 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे और यह सब कांग्रेस के सदस्य थे और अन्य दल के सदस्य थे। तो मेरे साथियों आज का हमारा जो टॉपिक था वह था क्या, संविधान सभा और संविधान सभा का गठन और निर्वाचन।
तो संविधान सभा का गठन भी पढ़ लिए, निर्वाचन भी पढ़ लिए, और अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे होते हैं, सब पढ़ लिए। अगले वाले वीडियो में एटली का घोषणा पत्र पढ़ेंगे और भारत शासन अधिनियम 1947 पढ़ेंगे। एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद ही वही आएगा, एटली का घोषणा पत्र, माउंटबेटन योजना आएगा, ठीक है, उसको देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1947 पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे संविधान सभा का अधिवेशन। समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन एकदम विस्तृत और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, मेरे साथियों, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।